गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में जो भी पोर्शन मैंने येलो पोर्शन से बनाया हुआ है ये हमें न्यूमेरिकल का गिवन पोर्शन है, और ये जो रेड कलर से जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ये न्यूमेरिकल में हमसे पूछी हुई चीज़ें हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले हमसे z पूछा गया है, तो इसका z कैसे निकलेगा ज़रा देखिए। z इक्विवेलेंट 3 एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सिंपली ऐड कर दीजिए इन तीनों एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 10 - j10 आपके इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, यह आ गई उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म 10 - j10, और इसी को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका इम्पीडेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इम्पीडेंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म का ये पोर्शन क्या डिस्क्राइब करता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड सिमिलरली दिस पोर्शन जे पोर्शन क्या डिस्क्राइब करता है, नेट रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम। और पोलर फॉर्म में इम्पीडेंस का ये चीज़ क्या डिस्क्राइब करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म क्या डिस्क्राइब करती है, z की, i की और s की। तो आपको इन तीनों की रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फाई कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फाई क्या बन जाएगा, सिंपली 45 डिग्री लीडिंग। मैंने पहले भी आपको बताया था पावर फैक्टर आपका वोल्टेज या करंट नहीं डिसाइड करते, आपका सर्किट का इम्पीडेंस डिसाइड करता है पावर फैक्टर। तो यहाँ पे आपके सर्किट का इम्पीडेंस का एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री, तो आपका पावर फैक्टर एंगल भी 45 डिग्री ही बनेगा। और ये सर्किट कैपेसिटिव है, दैट्स वाई लीडिंग। तो ये आ गया आपका फाई। तो चलिए अब आई निकालते हैं। आई किस तरह से निकल जाएगा ज़रा देखिए। आई आप वहाँ पे v बाय आर कर देते, यहाँ पे सिंपली v बाय जेड कर देंगे, तो आपको आपका आई का आंसर मिल जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 14.14 एंगल -45 डिग्री। आप इस तरह से भी अपना आई का आंसर निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो अपना आंसर इम्पीडेंस का रेक्टेंगुलर में लिखिए और तब डिवीजन करेंगे तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा आई का, और आपको आपके आई का आंसर मिलेगा 12 + j12 रेक्टेंगुलर फॉर्म में एम्पेयर में, और पोलर फॉर्म में मिलेगा 16.97 एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ पे आई में रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या डिस्क्राइब करती है, ये हम मशीन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि ये पोर्शन क्या डिस्क्राइब करता है आई का, और ये पोर्शन क्या डिस्क्राइब करता है, ये आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे मशीन, वहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। पोलर फॉर्म आई की क्या डिस्क्राइब करती है ये भी बात कर लेते हैं। सिंपली ये मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और ये पोर्शन आपका पावर फैक्टर एंगल कहते हैं इसे। तो ये हो गया आपकी पोलर फॉर्म की डिस्क्रिप्शन, आपके करंट की मैग्नीट्यूड और ये पावर फैक्टर एंगल। तो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म की करंट की डिस्क्रिप्शन हम सब्जेक्ट मशीन में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। और हमसे पी क्यू और एस पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। पी को कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपका फॉर्मूला रहेगा VI cos फाई। आप इस तरह से भी अपना पी कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिमिलरली I² R करके भी अपना पी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे I वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना, सिर्फ V और I का मैग्नीट्यूड लेना है, और यहाँ पे भी I का आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे लिखिए 240 मल्टीप्लाई बाय आपकी करंट का मैग्नीट्यूड क्या है 16.97, और आपका पावर फैक्टर एंगल क्या निकला है 45 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए। आप ऐसे भी अपना पी का आंसर निकाल सकते हैं, और I² R करेंगे तो भी अपना पी का आंसर निकाल सकेंगे। यहाँ पे R क्या है आपका 10, तो आपका आंसर मिल जाएगा 2880 वॉट्स। यह आ जाएगा आपका पी का आंसर, चाहे आप इस फॉर्मूला से निकालें या इस फॉर्मूला से निकालें। अब क्वेश्चन बनता है क्या हम v² डिवाइड बाय R यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है चलिए इस पर बात कर लेते हैं। बट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हम यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं जो हम डीसी सर्किट एनालिसिस में यूज़ करते थे। यहाँ पे हम v² R क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अगर आपको v² डिवाइडेड बाय R यूज़ करना है फॉर्मूला P की कैलकुलेशंस के लिए, तो देखिए आपको V यहाँ पे 240 नहीं लेना, आपको V इन पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है अक्रॉस योर 10 ओम रेजिस्टेंस एंड देन
वो वैल्यू आप यहाँ पे लेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एसी सर्किट एनालिसिस में हम सीरीज सर्किट में अवॉइड करते हैं इस तरह के फॉर्मूला यूज़ करना। पी की कैलकुलेशन में हम रेदर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर यूज़ करते हैं या वी आई कॉस वाई यूज़ करते हैं। तो ये डिस्कशन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जो डीसी सर्किट एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं, क्या वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं एसी सर्किट एनालिसिस में? सो द आंसर इज यस, बट इट्स यूसेज इट्स बिट कॉम्प्लेक्स। तो हम एसी सर्किट एनालिसिस में इस तरह का फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट अपना क्यू निकालते हैं और एस निकालते हैं। तो चलिए अब देखिए क्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा आपका। क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा आपका वी आई साइन फाई, या आप अपना क्यू निकाल सकते हैं आई स्क्वायर एक्स के भी। तो यहाँ पे भी आपको मैग्नीट्यूड ही यूज़ करना है। पी और क्यू की कैलकुलेशंस में जो भी आप चीज़ें यूज़ करेंगे वो मैग्नीट्यूड ही होंगी, तो इसका ध्यान रखना है। आई को यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना। 16.97 एंगल 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन फाइव, और यहाँ पे 45 डिग्री डालेंगे साइन फाइव का आंसर, और फिर यहाँ पे क्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका आंसर गलत मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, 45 डिग्री नहीं लिखना। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए क्यू का आंसर 240 मल्टीप्लाई बाय 16.97 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री। इस तरह से कर लीजिए, या 16.97 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये आ जाएगा आपका -2880 VAR। यहाँ एक्स की वैल्यू -10 डाल दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है 2880 के साथ, ये इंटेंशनली लिखा है क्योंकि हमारा जो सर्किट था वो कैपेसिटिव था। तो कैपेसिटिव VARs को हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं और इंडक्टिव VARs को हम पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो ये कन्वेंशन रहता है, जब भी आपको कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर शो करनी हो तो आपको माइनस का साइन साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा सर्किट कैपेसिटिव था, लीडिंग पावर फैक्टर बताता है। सर्किट को देख के भी आप बता सकते हैं, Z की वैल्यू देख के भी बता सकते हैं। तो हमारा सर्किट लीडिंग था, तो उसके साथ जो रिएक्टिव पावर निकलेगी उसे हम कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ। ये कन्वेंशन रहती है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ एस निकालते हैं। एस आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये बन जाएगा आपका 2880 -j 2880 VAs। या आप एस को कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एस के लिए आप वेक्टर फॉर्म यूज़ कीजिएगा। यहाँ आप लिखिए 240 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय आपकी करंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो क्या बन जाएगा, एंगल का आपको साइन चेंज करना है इस तरह से। अगर पोलर फॉर्म में यूज़ करें और यही फॉर्मूला अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज़ करें तो आपको क्या करना है 12, देखते हैं ऊपर आंसर क्या निकला था इसका, 12 + j12 निकला था। आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना हो तो यहाँ प्लस की जगह सिंपली माइनस लिख दीजिए नीचे अपने एस की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो इस फॉर्मूला में ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2880 -j 2880 VAs रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में इसका आंसर बन जाएगा 4073 एंगल -45 डिग्रीज VA। तो चलिए ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। कुछ एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। देखिए अगर आपको 2 / 2 = 1 या 4 × 2 = 8 इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आती होती तो क्या आपको लगता है आप डीसी सर्किट एनालिसिस सीख पाते, वहाँ पे लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस लगा पाते? अगर आपको 4 × 2, 2 / 2 क्या होता है, 3 / 4 क्या होता है, अगर आपको ये कैलकुलेशन आती होती तब तो ठीक था। अगर आपको यही कैलकुलेशन करना, सिंपल मैथ्स का, रियल नंबर का, अलजेब्रा करना नहीं आता तो आपका कोई चांस नहीं था कि आप डीसी सर्किट एनालिसिस सीख सकें। तो उसी तरह से अगर आपको 2 + j2 डिवाइडेड बाय 2 - j2 इक्वल टू क्या बनता है 1 + j3 मल्टीप्लाई बाय 2 - j2, ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इन्हें कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशंस। अगर आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं आती तो सिमिलरली आपके पास कोई चांस नहीं है आप एसी सर्किट एनालिसिस सीख सकें। तो अगर आपको ये कैलकुलेशंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है
तो AC सर्किट एनालिसिस अभी सीखना रहने दीजिए, आप कोशिश कीजिए पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैथ्स सीख लीजिए। ये हो गया एक पॉइंट। और एक और पॉइंट मैंने स्टार्ट में कहा था, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि +JXL क्यों होता है और -JXC क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और R सिंपल ही होता है। देखिए आप वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे इस तरह से I × R, तो आपको किस तरह का फेजर मिलेगा, कुछ इस तरह का। अगर आपका I इस तरफ है, R जब उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको V भी इसी तरह से मिल जाएगा इन फेज विद I। तो और अगर आप I को मल्टीप्लाई करेंगे XL के साथ और फिर VL निकालेंगे तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी VL आपको इन फेज विद I मिल जाएगा। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं CRO में कि इंडक्टर के थ्रू कभी भी करंट फ्लो होती है तो वहाँ पे जो करंट होगी वो लैग कर रही होगी अपने वोल्टेज के साथ बाय एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह का 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखाने के लिए V में और I में XL के साथ +J जोड़ा जाता है। और सिमिलरली कैपेसिटेंस में भी देखा गया है कि वोल्टेज लैग करती है करंट को अपने सर्किट में, तो वही इफेक्ट दिखाने के लिए कि VC लैग करेगा IC को बाय 90 डिग्री, यहाँ पे XC के साथ -J जोड़ा जाता है। और VL और VC का फॉर्मूला देख लीजिए क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। आपको कभी VC कैलकुलेट करना हो तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लेंगे, I की भी और VC की भी आपको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी।